जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए थे, राइट। तो डिटर्मिनेंट्स को हमें कंटिन्यू करना है। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करा दी थी और उसके बाद का हमें आगे कंटिन्यू करना था। तो आज हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोगों ने 1000 व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट वीडियो पर, राइट। तो इस टाइप से आपका सपोर्ट मिलने के लिए और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए और लोगों के बीच शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इसी टाइप से आपको आगे भी वीडियो शेयर करते रहना है, सो दैट सब लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, है ना। उनको नोटिफिकेशन मिलते रहें और वो इससे अपडेट होते रहें। जो लोग भी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग बेहतर तरीके से एनडीए की प्रिपरेशन करें। साथ ही साथ में जो भी रिक्वायरमेंट लगती है आप लोग नोट्स फटाफट रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस मिनिमम आपको लगाना है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और साथ ही साथ में मैं कंसेप्ट जो बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। आप 2 टाइम्स की स्पीड में देख के बिल्कुल फटाफट वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्रेमर्स रूल क्या होता है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। क्रेमर्स रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये किसी भी इक्वेशंस को यदि आप सॉल्व करना है ना, 2 इक्वेशंस हो, 3 इक्वेशंस हो, आपको सॉल्व करके उनका आंसर निकालना है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम जब भी आपको करना हो, आप क्या यूज करेंगे? क्रेमर्स रूल, डिटर्मिनेंट के केस में, राइट। हम लोगों ने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था एक बार कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक अलग तरीका था। इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट में हमें क्रेमर्स रूल को समझना है। क्रेमर्स रूल यदि आपको समझ में आ गया बेहतर तरीके से, तो आप लोग लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया, आप उनकी वैल्यूज क्या कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अननोन आपको एक्स और वाई दिए हुए होते हैं, आप लोगों को निकालना होता है, तो आप लोग इजीली निकाल लेते हैं, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि कंसिस्टेंसी क्या होता है इसके अंदर। तो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, है ना। हम लोगों ने कल क्रेमर रूल पढ़ा, उसके आगे हमें समझना है। तो उसके बाद बात करते हैं इफ डी डज नॉट इक्वल टू 0। कल मैंने डी लिखवाया था आपको कि डी की वैल्यू क्या थी आपकी, ये जो एक्स निकाल रहे थे आप, क्या निकाल रहे थे, d1/d से। वाई निकाल रहे थे किससे, निकाल रहे थे d2/d से। और जेड निकाल रहे थे किससे, d3/d से। तो ये d1, d2, d3 क्या थे, ये हमारे डिटर्मिनेंट थे। जैसे आपकी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, तो उसमें जो कोफिशिएंट थे x, y, z के, वो उनसे हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म किया था, उसे हम बोल रहे थे कैपिटल D, राइट। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे थे, जो राइट साइड के हैं, जो राइट साइड का हमारा कॉलम बन रहा था, उसको हम रिप्लेस करते जा रहे थे 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे थे किससे, उस वाले कॉलम से, ठीक है। और सेकंड वाले को कॉलम को रिप्लेस करके फिर हमने एक नया डिटर्मिनेंट बना रहे थे, और फिर थर्ड वाले को रिप्लेस करके थर्ड डिटर्मिनेंट बना रहे थे। इस टाइप से हमने 3 डिटर्मिनेंट बनाए थे, d1, d2, d3। इसी टाइप से 3 इक्वेशंस में आपने 3 d1, d2, d3 बना लिए थे और समझ में भी आ गया था कि उनका करना क्या है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, d1/d। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, d2/d। और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए d3/d। और जिसमें d क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। यदि d 0 होता है तो फिर वुड इन्फिनिट हो जाएगा, राइट। तो हमारा d 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी इफ d डज नॉट इक्वल टू 0। एक केस बन रहा है कि d डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा 0 नहीं है d, ठीक है। तो क्या होगा, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यदि d डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। और फिर ये वैल्यू भी देगा एंड इट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्या देगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, है ना, ये सब आता है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, ये हमें बताना पड़ता है। तो हम कैसे बताएंगे, चेक करके। किससे चेक करेंगे, क्रेमर्स रूल में कंडीशंस जो आई है d1, d2, d3, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। यदि हमारे d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0 आया तो कुछ और कंडीशन बनेगी। यदि हमारा d इज इक्वल टू 0 आया तो कुछ और कंडीशन बनेगी। इन सब कंडीशंस को हमें बेहतर तरीके से समझना है, सो दैट हम उन क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर पाए, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं। d डज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इतना आपको समझ में आया, ओके। एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब d आपका 0 नहीं है, d आपका 0 नहीं है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और साथ ही साथ यूनिक सॉल्यूशन देगा, विच इज गिवन बाय क्रेमर्स रूल। मैंने क्रेमर्स रूल कल आपको समझाया था, तो मतलब आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यदि वहां आपका d डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब d 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आराम से क्रेमर्स रूल अप्लाई कर पाएंगे। और क्रेमर्स रूल अप्लाई करके आप जानते हैं कि आप x, y, z तीनों इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यदि
तीन लीनियर इक्वेशन दी हैं और उसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, अननोन्स जो हमारे हैं एक्स वाई जेड, उनको हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय द क्रेमर्स रूल। बट क्या होना चाहिए कंडीशन, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, यदि वो आपका जीरो नहीं आ रहा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कंसिस्टेंट होगा सिस्टम, और साथ ही साथ में उसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन सेकंड, इफ डी जीरो हो जाए। अब बात आती है कि डी जीरो हो जाए एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। आपने डी निकाला, जीरो हो गया, आपने फिर d1 d2 d3 को चेक किया, राइट, उनमें से d1 d2 d3 में मान लो कोई दो आ गए आपके 0 0, राइट, और d3 क्या आया आपका नॉन जीरो, या फिर d1 नॉन जीरो आया, d2 d3 0 0 आ गए। कोई भी कंडीशन हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन तीनों में से कोई एक भी यदि आपका नॉन जीरो हो गया तो आपकी कंडीशन ये वाली अप्लाई होगी, at least one of the determinants d1 d2 d3 is non-zero, then the system is inconsistent। आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, inconsistent and has no solution। कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। ये d यदि आपका जीरो हो जाए, d इज इक्वल टू जीरो हो जाए, साथ ही साथ d1 d2 d3 इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए, यदि तीनों जीरो होता है तो कंडीशन कुछ और होगी, राइट, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो होता है तो कंडीशन कुछ और होगी। पर यहाँ पर बात क्या है, d1 बराबर d2 बराबर d3, बट है तो सही तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं मे बी, बट एक कंडीशन में ये है कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मतलब हमारा क्या हो गया, 0 0 तीनों नहीं मिले हमें, d1 d2 d3 क्या मिला, उनमें से कोई एक सर नॉन जीरो मिला। इसलिए केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हम बोल सकते हैं कि हमारा नॉन जीरो है, इसलिए देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, साथ ही साथ में क्या मिलेंगे हमें, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, कोई भी सॉल्यूशन हमें इस केस में नहीं मिलेगा। थर्ड वन की बात करते हैं। अच्छा, तीसरा केस जो मैं बता रहा हूं आपको, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो हो जाए, वही होगा। तो इफ d बराबर जीरो एंड d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इस केस में सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो रहा है, d इज इक्वल टू जीरो है, साथ ही साथ में d1 जीरो है, d2 जीरो है, d3 जीरो है, d1 d2 d3 तीनों ही 0 0 है, मतलब 0 0 डिटर्मिनेंट्स है, राइट। तो इस टाइप से आपको क्या होगा, सिस्टम आपको कंसिस्टेंट होगा और साथ ही साथ में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप किसी भी तीन इक्वेशंस आपको दी हुई है ना, यदि हम 3 की बात करें, यदि 2 इक्वेशंस दी हैं, 2 की बात करें, तो आप इजीली इस फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन क्या दी हुई है। तो आपका कब नो सॉल्यूशन होगा, कब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अब कब आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्या आप इक्वेशंस को सॉल्व करके बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ गया तो आप इजीली बता पाओगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट समझ में आने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिफरेंशिएशन। चलो पहले होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो, अभी हमने देखा d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो, राइट, देन द सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस भी वो आपसे पूछ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन के साथ साथ होमोजीनियस भी है कि नहीं ये सिस्टम, नॉन होमोजीनियस है क्या, वो भी पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, आप चेक करेंगे d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस। अगर ऐसा नहीं हुआ सर तो नॉन होमोजीनियस, सीधी सी बात है। इन तीनों में से भी कोई एक क्या हो गया, वो आपकी कोई भी वैल्यू आ रही है, वो आपका 0 0 नहीं आ रहा है, तो क्या होगा उस केस में, आपका हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, देन d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी, जीरो, ये तो मैं बोल ही चुका हूं। एंड वन कॉलम हैज ऑल एलिमेंट्स जीरो, किसी भी एक कॉलम में यदि सब 0 0 हो जाएंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट जीरो ही वैल्यू देगा, राइट। किसी भी रो में भी जाएंगे 0 0 तो भी हमें 0 0 ही मिलेगा। दस इफ d डज नॉट इक्वल टू जीरो, द सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने पहले भी समझा था मैट्रिसेस में, अब हम फिर से बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के केस में। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये सॉल्यूशन होंगे आपके, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लोगे अगर आपको पता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन बन रहा है तो इफ d डज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि d जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू जीरो, तीनों आपस में बराबर भी होंगे, साथ में जीरो भी होंगे। इफ d इज इक्वल टू जीरो, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किस केस में मिलता है, d इज इक्वल टू जीरो होगा। तो होमोजीनियस कब होगा हमारा सिस्टम, नॉन होमोजीनियस कैसा होगा, आप पता कर पाएंगे इजीली, ओके। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समझते हैं ना। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं आपसे, राइट,
डिफरेंशिएशन, तो आप डिफरेंशिएशन करना जानते होंगे। जो लोग भी 11th 12th पास आउट हैं उनको अच्छे से पता है हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने हमारी क्लास में डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ा है क्रैश कोर्स में, मैं आपको उससे भी आगे कंप्लीट करवाऊंगा सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। बट अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका कोई डेल्टा दिया है, डेल्टा क्या चीज है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को आप कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हो, राइट। तो इस टाइप से आप, ये आपका डेल्टा है। डेल्टा हम लोगों ने कोई सा भी लिखा, ये हमारा दिया हुआ है, मान लो 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है ना, तो हम 2/2 का ले रहे हैं। पहले ये दिया है हमारा f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, g1 ऑफ x, यहां g1 ऑफ x ले लेते हैं, यहां f2x ले लेते हैं और यहां g2x ले लेते हैं। कुल मिला के आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, इतना समझ में आया। आप यहाँ f1 भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं, उससे कोई समस्या नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं कि सर ने ये क्यों ले लिया, आप जिसको जहाँ लेना चाहे ले लिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 4 फंक्शन दिए हो डिटर्मिनेंट के अंदर। क्या दिए हैं, फंक्शंस। x के टर्म में दिए हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आप इजीली कर लेंगे। y के टर्म में दिए हैं, y के टर्म में y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, आप इजीली कर लेंगे। सिर्फ आपको तरीका जानना है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो वो मैं आपको सिर्फ स्पेशली तरीका बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। आपको डेल्टा डैश निकालना है। डेल्टा डैश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डेल्टा डैश, राइट। तो हम बात करें कि आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपको रो दिख रही है, आपको 2 रोज दिख रही है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आपको कितनी रो दिख रही है, 2 रोज दिख रही है। 2 रोज में फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट कर दीजिए, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट कर दीजिए, f1 डैश x, g1 डैश x, ये आपका फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट हो गया। सेकंड रो के डिफरेंशिएशन मत कीजिए, इसको एज इट इज रखिए। पहले फर्स्ट रो का किया आप लोगों ने, फिर प्लस लगाइए साइन, फिर आप क्या करेंगे, आप सेकंड रो का करेंगे और फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे। तो सर हमने फर्स्ट रो को एज इट इज रख दिया और सेकंड रो का डिफरेंशिएट कर दिया, आपने कहा तो f2x, g2x, ये डैश, ठीक है। ये डैश किस चीज को बताएगा, ये डैश इस चीज को बताएगा कि इनका डिफरेंशिएशन हो चुका है और हमने करा भी है, राइट। तो f1 ऑफ x, g1 ऑफ x, f2 ऑफ x, g2 ऑफ x, 2 फंक्शन दिए हैं, 2 फंक्शन से 4 डिटर्मिनेंट बने हुए हमारे। और हमने क्या करा, सर पहले हमने रो को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिया पहले, फिर प्लस लगा के सेकंड रो को डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। अब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन की, तो आप कर लेंगे ये, हाँ कर लेंगे, ओके हो जाएगा, मतलब है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब बात आ रही है इंटीग्रेशन की, राइट। हमें 2, आपको मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू मेरा क्या है, ये f1x, g1x, ठीक है, और λ1 और λ2, इस टाइप का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जिसमें यहाँ तो क्या है फंक्शन दिए हुए हैं और λ1 λ2 क्या दिए हैं आपको कांस्टेंट वैल्यूज दिए हैं, ठीक है। इस केस में, पिछले वाले केस में भी वही रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या आपके वेरिएबल्स हैं, आपकी नॉर्मल कुछ दिया है, आप डिफरेंशिएट इजीली कर पाओगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर में दिया है ना, 2x + 3 दिया, कोई भी लीनियर इक्वेशन दी है, तो आपके जो ये दिए हैं एलिमेंट्स, वो कैसे दिए हैं, फंक्शन दिए हैं, ये x और y के फंक्शन है, f ऑफ x एंड g ऑफ x आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। x एंड अगर y में होगा तो y में, अभी तो फिलहाल x में, तो क्या है x के फंक्शन है, राइट। तो ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कांस्टेंट है नहीं। अब सेकंड केस में क्या है, इंटीग्रेशन केस में आपके कांस्टेंट भी आ रहे हैं। कांस्टेंट कहाँ आ रहा है, सर ये तो हमारे क्या है, ये हमारे फंक्शन है और ये क्या है, कांस्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन डिफाइनाइट भी होता है, इनडिफाइनाइट भी होता है। अगर मैं आपको एक लिमिट दे दूं, कहां से कहां तक करना है, a to b करना है आपको, डेल्टा ऑफ a to b इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है आपको और a to b डेल्टा, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx भी आप यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो इस टाइप से करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f1 ऑफ x, भाई जो फंक्शन है उन्हीं का तो होगा इंटीग्रेशन, जो फंक्शन है उन्हीं का तो होगा, कांस्टेंट का तो 0 होता है, राइट। तो इनका λ1 λ2 यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, इनका नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है इसको, फिर उसके बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है, तो ये 2 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये सिर्फ 1 में ही जाएगा। एक ही बार में आपको क्या करना है, जो आपकी रो दी है, उसको इंटीग्रेट कर देना है,
उसको इंटीग्रेट कर देना है, दैट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन समझ में आया आप लोगों को? ओके, इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। डिटर्मिनेंट्स के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कंप्लीट कर लें, राइट। इसके बाद हम इतना समझने के बाद, सारा कंप्लीट होने के बाद कंसेप्ट, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं सो दैट आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस पी इज इक्वल टू क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट इसको सॉल्व करना है, इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। तो कैसे अप्रोच लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने में, है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम ऑपरेशन लगा लेते हैं। मैंने आपको ऑपरेशन नहीं बताया, बट यहाँ पे क्वेश्चन समझाते समझाते मैं आपको ऑपरेशंस भी समझा देता हूँ। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए ऑपरेशंस को, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। ये आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ, 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट दिया है, उसमें रो और कॉलम आपको दिए हुए हैं, राइट। तो आपको करना क्या है, ऑपरेशंस का मतलब ये होता है, जिस टाइप से आपने मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, राइट। तो आप जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन में आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है। आप ये यूज करेंगे कि उस डिटर्मिनेंट को मैं इजी से इजी किस वे में सॉल्व करूं कि वो मेरा इजीली सॉल्व हो जाए, राइट। तो सबसे पहले हमें ऐसा बनाना पड़ता है सो दैट हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा इजी हो जाए। और किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ 0 बनाना बहुत अच्छा रहता है। आप नंबर ऑफ 0 जितने ज्यादा बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपका आसान हो जाएगा उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, क्योंकि नंबर ऑफ 0 हमें उस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर देता है। नंबर ऑफ 0 जितना ज्यादा होगा, एक्सपेंड करना उतना आसान होगा, राइट। तो इस टाइप से आप इसको कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, रो और कॉलम ऑपरेशन में C1, C2, C3 ये आपके कॉलम है, C1, C2, C3 ये आपके कॉलम है, और रो क्या है, R1, R2, R3। तो किसी भी रो में चेंज करना है आपको, किस टाइप से करेंगे, जैसे R1 में मुझे चेंज करना है तो R1 टेंड्स टू, इस टाइप से लिखते हैं, है ना। R1 प्लस R2 ये हो सकता है, आप इस टाइप से कर सकते हो। R1 में आपको R2 ऐड करके यदि कोई फायदा मिल रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है कि भाई 0 हो रहा है मेरा, है ना, कोई इजी टर्म्स बन रही है ना, जहाँ टिपिकल टर्म दी हुई है वो इजी टर्म में आ रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो आप इजीली करना है ऐसा, है ना। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, कॉलम्स में भी कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस टाइप से रो और कॉलम ऑपरेशन आपको लगाने होते हैं, जिसमें जिस टाइप से आपको इजी हो जाता है वो आपको यूज करना है। आप 2 टाइम्स ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कैसे R1 दिया है और मुझे R1 में ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ R2, तो इस टाइप से भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बट उसका जो चेंज कर रहे हैं आपको लिखना है इस टाइप से, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि मैंने किया क्या है ना। कन्वर्जन करने के बाद आपका डिटर्मिनेंट बहुत इजी फॉर्म में होना चाहिए सो दैट आप उसको एक्सपेंड करें तो आप आसानी से आंसर ला पाएं। और कुछ में तो ऐसा होगा केस में कि आपका क्या हो जाएगा, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, क्या बन जाएगा, 0 0 0, और फिर तो आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना ही नहीं, आप सीधा बोल दोगे आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप से आपको ये रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के हमारे डिटरमिनेंट को इजी बनाना है। आप लोग जो भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं उसको क्या बना लेंगे, इजी बना लेंगे। इसलिए रो और कॉलम ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लगा लेंगे रो और कॉलम ऑपरेशन। ओके, थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन में भी रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके देख लेते हैं सो दैट हमें ज्यादा क्लियर हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया आपको, अब मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूं, सोचता हूं कि ऐसा क्या करूं कि 0 0 बन जाए। ऐसा क्या करूं कि मैं डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम को 0 0 कर लूं। ये सबसे ज्यादा बेहतर होता है कि हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करें डिटरमिनेंट के अंदर में, चाहे वो मैट्रिक्स हो जाए, डिटरमिनेंट नंबर ऑफ 0 ज्यादा आने से हमें बेनिफिट ही है। तो फिलहाल डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ 0 ज्यादा होंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी दिया है, सेकंड कॉलम में b माइनस सी दिया है, फिर c माइनस सी दिया है, x माइनस वाई दिया, y माइनस जेड दिया, z माइनस एक्स दिया, p माइनस क्यू दिया, q माइनस आर दिया, r माइनस पी दिया। 2 टर्म का माइनस है, 2 टर्म्स के बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है, राइट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बच जाएगा। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो तीनों कॉलम को ऐड कर दूं तो क्या होगा, पहले वाले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो मैं देखता हूं पहले वाले कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं, और किस टाइप का चेंज कर रहे हैं, सर C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है, फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट वाला बदलेगा, सेकंड और थर्ड एज इट इज रहेगा। तो व्हाई नॉट हम सेकंड और थर्ड को एज इट इज लिख ही दें, है ना, सो दैट बाद में कंफ्यूजन ना हो कि हमने सही लिखा कि गलत लिखा है। ये हो गया Q माइनस आर, आर माइनस पी।
तो इस टाइप से आपका सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज आपने रख दिया। चेंजेस आप फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं, ये आपने पहले लिख दिया। आप चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के। यहाँ पे आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जब जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो R1 टेंड्स टू R2 टेंड्स टू R3 टेंड्स टू इस टाइप से ये आपको चेंज को बताएगा कि भैया हम चेंज में C1 में चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एज इट इज है। फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, किस टाइप का चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। सर C1 कॉलम्स की वैल्यूज, C2 कॉलम्स की वैल्यूज और C3 कॉलम्स के एलिमेंट्स, तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करते हैं a माइनस बी, यहाँ लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस C माइनस ए। ओके, हो गया। थोड़ा छोटा छोटा है बट तीनों का एडिशन करके वो क्या हो रहा है हमें सिर्फ उतना समझना है ना, और हमें समझ में आ भी रहा है। y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स तो हम कर लेंगे, है ना। और इस टाइप से p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। इन तीनों को देख के बताओ, ये बी है, ये ए है और ये सी है। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो रहा है फाइनली, कट कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारा फाइनली जीरो बचना है। तो हमारा सर ये वाला तो जीरो आ गया। सेकंड वाले को देखते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, इसमें भी पी से पी कैंसिल, है ना, क्यू से क्यू कैंसिल और आर से आर कैंसिल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप से सब कैंसिल आउट होके क्या बन जाएंगे, 0 0 0 बनाएंगे। क्लियर है। और बी माइनस सी, वाई माइनस जेड, क्यू माइनस आर, सी माइनस ए, जेड माइनस एक्स, आर माइनस पी। तो इस टाइप से आपने क्या करा, बना लिया। इस डिटर्मिनेंट को इजी फॉर्म देने के लिए आपने क्या करा, रो और कॉलम ऑपरेशन लगाया, है ना। आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि मैं ऐसा क्या करूं कि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा मिल जाए मुझे उस डिटर्मिनेंट के अंदर। तो आपने ये सोचा कि मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करके देख रहा हूं तो वो 0 0 बन रहा है, तो बस बना दो फटाफट और क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसको सोचने की जरूरत है क्या, नहीं। प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, प्रॉपर्टीज ये बोलती है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, चाहे वो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सी भी रो हो कोई सा भी कॉलम हो, यदि आपके वहां के तीनों एलिमेंट्स 0 हो जाए तो क्या होगा, आंसर सीधा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो 0 कहां दिया है, बी ऑप्शन में। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। स्टेप से आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, मैंने अभी हाल आपको लीनियर सिस्टम पढ़ाया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, अभी पढ़ाया आपको, और क्रेमर्स रूल भी बताया उसमें। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस का z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी है मुझे एक, लेमडा टाइम्स ऑफ x माइनस का 14y प्लस का 15z इज इक्वल टू 0। थर्ड वन क्या दिया है, x प्लस 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस दी है मुझे, क्या करना है, हैज अ सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन है अदर देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 फॉर लेमडा इक्वल टू। तो इस केस में हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस केस में 0 होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो वो जो d होता है हमारा वो क्या होता है, वो d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो कॉफिशिएंट्स लिखे हैं इनसे हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं। कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट 3 है सर, इसका -2 है, उसका 1 है, इसका लेमडा है, इसका -14 है, इसका 15 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका -3। 9 एलिमेंट्स के आपने कोफिशिएंट लिख दिए, 9 कोफिशिएंट मिल गया आपको, 9 एलिमेंट्स से आपने एक डिटरमिनेंट बना दिया इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में क्या दिया है, हैज अ सॉल्यूशन अदर देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। तो लेमडा क्या होगा, तो हमारा d इज इक्वल टू 0 होगा इस केस में। और d 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा सर, कोफिशिएंट से जो हमने डिटरमिनेंट फॉर्म किया है यदि वो 0 आ जाता है तो हम इजीली लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 दिया है और यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमें इसे एक्सपेंड करना आता है। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो 3 को एज इट इज रखो, जो बचा उसको लिखो माइनस का 14 15 2 एंड -3, है ना। फिर प्लस का 2 हो जाएगा, क्यों, ये माइनस का 2 दिया ऑलरेडी, यहाँ माइनस लगाएंगे फिर -2 आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। डायरेक्ट +2 लिखते हैं। ये लेमडा, ये 1, ये 15 और ये -3। थर्ड वन क्या दिया, प्लस का 1, क्या दिए वैल्यूज, लेमडा -14। अब तो आपको देखना आ गया रो और कॉलम को कैसे छोड़ना है, बार बार रिपीट नहीं करना, राइट। अब तो आपको आ गया है कि रो और कॉलम को कैसे छोड़ना है। सर हम इस टाइप से कैसे लिख लेंगे, एक्सपेंड करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। 3 हो गया, 14 × 3 42 हो गया, राइट। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 42, माइनस बीच में आता है इन दोनों का प्रोडक्ट के साथ, तो इन दोनों का माइनस आ गया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। 15 × 2 30 प्लस का 2 टाइम्स क्या दिया आपको, माइनस का 3 लेमडा और क्या दिया, माइनस का 15 प्लस 2 लेमडा और माइनस मतलब प्लस का 14 हो गया। ये ध्यान रखना, माइनस प्लस का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि
जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं वही दिक्कत दे जाती हैं। हमें क्वेश्चन पूरा आता है, सॉल्यूशन भी हमें आता है कि भाई कैसे करना है सॉल्यूशन, बट क्या होता है माइनस प्लस में थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण हमारा आंसर सही नहीं आता। हमारा ए ऑप्शन आना होता है, हमारा बी ऑप्शन आके हम टिक भी लगा देते हैं और गलत हो जाता है एग्जाम में, राइट। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमारे माइनस प्लस की गलती ना हो, भले आप आराम से कीजिए थोड़ा सा और चेक करके करिए, ठीक है। 42 माइनस 30 कितना होता है हमारा 12 होता है। 12 इंटू 3 क्या होगा 36 हो गया, ओके। माइनस का 6 लैम्डा ये हो गया, माइनस का 30 मिल गया हमारा, है ना। इसको ओपन कर रहे हैं ओनली, प्लस का 2 लैम्डा और प्लस का 40। अब क्या बचा, ये माइनस का 6 लैम्डा है, ये प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा बचा। 36 है प्लस का 14 है, कितना दे देगा 50 दे देगा क्या, हाँ सर 50 दे देगा। देख लेते हैं एक बार चेक करके, 36 और 14 50, चलो ठीक है। और माइनस का 30 भी तो दिया है, तो क्या करेंगे इसको घटा भी देंगे साथ ही साथ। तो 36 प्लस 14 हमारा 50 हुआ, 15 में से 30 घटाया तो हमने क्या हो गया प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों करना है, मैंने अभी आपको बोला डी इज इक्वल टू 0 करना है आपको। लेमडा में ये जो आपको मतलब ये जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है और उसमें एक जो अननोन दिया है लेमडा, उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए आपने क्या करा इज इक्वल टू 0 पुट करा, इसको एक्सपेंड करा, इज इक्वल टू 0 इसको पुट किया, तो फाइनली 4 लेमडा इज इक्वल टू 20 आया। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आया 5। सर हमारा लेमडा इज इक्वल टू 5 आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तो क्या हो जाएगा आंसर लेमडा इज इक्वल टू 5। तो व्हाई नॉट, द वैल्यू इज 5। वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 5 वैल्यू है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो फटाफट एक बार जस्ट गो थ्रू होके अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं, थोड़ी सी देर, बस 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको एक बार अपनी नजरों से उसको एक बार देखना है कि भाई ये क्या हो रहा है, कहीं प्लस हो रहा है कहीं माइनस, कोई गड़बड़ तो नहीं करा, और फटाफट जैसे ही हो जाए सही चेक तो प्लस फिर आंसर लगा के और आगे बढ़ जाना है। इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आता सभी को गलतियां लेकिन हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, x प्लस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 3x माइनस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हैज नो जीरो सॉल्यूशन, k इज इक्वल टू नो जीरो सॉल्यूशन दिया है, फिर वही बात आ गई है ना। अभी यहाँ पे क्या करना है इस केस में, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है उससे 0 के इक्वल पुट करना है। x प्लस के वाई माइनस का z इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 0 तीनों तरफ मतलब राइट साइड में 0 ही मिल गया हमें, क्या मिल गया 0 ही मिल गया, राइट साइड में क्या मिल गया डायरेक्ट 0 ही मिल गया, प्लस का z इज इक्वल टू 0। अब बात करें इसकी तो उसके कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है हमें, थोड़ा सा बड़ा बनते हैं सो दैट नए एलिमेंट्स इजीली आ जाए। ये हमने डेल्टा फॉर्म किया, सिर्फ डेल्टा भी बोलते हैं कैपिटल डी भी बोलते हैं, जो आपकी मर्जी वो लिखो आप, है ना। डेल्टा से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट को आप दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 है कोएफिशिएंट, इसका k है, इसका -1 है, इसका 3 है, इसका माइनस का k और ये माइनस का 1 है, ये 1 है माइनस का 3 और 1 है। इसी को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो क्यों ना हम इसे पहले सॉल्व करें, एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो ये 1 है हमारा, इसके रो और कॉलम को छोड़ के फटाफट माइनस का k माइनस का 1 माइनस का 3 और 1 माइनस का k, रो कॉलम छोड़ा 3 माइनस 1 1 1 माइनस के 1 की माइनस 1 और ये क्या हो गया 3 माइनस के 1 माइनस 3। इस टाइप से आपने सारे एलिमेंट एक्सपेंड करके लिख दिए। आपको एक्सपेंड ऐसे करना है डिटरमिनेंट में, ये हो गया माइनस का k, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस ऑलरेडी आता तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का k हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस और वो माइनस का 1 तो 3 प्लस 1, ओके, माइनस का 1 माइनस का 9 और प्लस का k, ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस का k माइनस का 3 माइनस का 3k माइनस का k, खोल रहे हैं हम लोग, ओपन कर रहे हैं इसको, प्लस का 9 माइनस का k, इस टाइप से आ गया पूरा। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस का 3k और माइनस का k और माइनस का k, 3 4 5 माइनस का 5k और ये माइनस का k, मतलब माइनस का 6k हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 6k। बाकी को ऐड करते हैं, माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 9 मतलब प्लस का 6, प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 6k हमारा 6 बन रहा है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 बन रहा है, बन रहा है क्या, k इज इक्वल टू 1 बन रहा है सर हमारा। k इज इक्वल टू यदि आपका 1 बन रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है k कितना होगा, तो आप फटाफट आप क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन भी विद द राइट आंसर। आप इसे एक्सपेंड करके एक बार रीचेक करिए फटाफट, और जैसे k इज इक्वल टू बना जाए फिर से, तो आप फिर क्या करेंगे 1 को आंसर पुट करेंगे, मतलब 1 आंसर आपका क्या है करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी
बी सी माइनस ए सी माइनस ए और ए बी माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप से हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, उसके 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, इसमें ए दिख रहा है, इसमें ए दिख रहा है, इसमें बी दिख रहा है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी दिख रहा है। ओके, मतलब इसमें से सी कॉमन लिया जा सकता है, राइट, इसमें से ए कॉमन लिया जा सकता है, ओके, इसमें से बी कॉमन लिया जा सकता है। अगर हमें ऐसा दिख ही रहा है तो क्यों ना हम पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। फिर हमें क्या करना है, फटाफट कॉमन देखो क्या करना है, चेक करना है। एक बार एक ही बार में आंसर दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक बार चेक करना है, एक स्टेप आगे जाना है। एक स्टेप के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें आगे करना सॉल्व या फिर नहीं करना है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, इसमें से बी कॉमन लेते हैं। तो बी कॉमन लेंगे जैसे, तो बी माइनस ए बचेगा, चलो बच गया। फिर क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए बचेगा, ये भी ठीक है। सर यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए बचेगा, चलो ये भी ठीक है। बी माइनस सी, ए माइनस बी और सी माइनस सी, इनको एज इट इज रखा हमने पहले में कॉमन लिया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा क्या, यहाँ सी सी है, ओके, यहाँ पे बी बी है, ओके, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे सी कॉमन लेते हैं। चलो तो बच क्या रहा है, बी माइनस ए। यहाँ से बी कॉमन लेते हैं, क्या बच रहा है, बी माइनस ए। यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, क्या बच रहा है, बी माइनस ए। यहाँ भी वही बच रहा है, क्लियर है, बी माइनस ए यहाँ भी बच रहा है, बी माइनस ए वहां भी है। सर दोनों में कॉमन बी माइनस ए, राइट। किसी भी सिंगल कॉलम जो दिया है मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी एक कॉलम दिया है, उसके यदि कोफिशिएंट तीनों मतलब मल्टीपल सेम हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। जो हमारा कांस्टेंट बनता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी डिटरमिनेंट दिया है और ये हमारा 5 5 5 हो रहा है, और ये कुछ भी दिया है 7 8 9 3 2 1 जो भी दिया है, इस 5 को हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। मैंने पहले बताया था, स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट को हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, यदि वो किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में इक्वल है और एक जैसा है। मतलब 5 है तो 5 5 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 10 है तो 10 10 होना चाहिए, राइट। तो इस टाइप से आपको ये हो गया। तो आया आपको समझ में, ओके। अब आप मैंने बोला आपसे कि बी माइनस ए कॉमन ले लो, तो आपने पहले वाले कॉलम से बी माइनस ए कॉमन ले लिया क्योंकि दिख रहा है। अच्छा, दूसरे वाले कॉलम में वैसे बी माइनस ए कॉलम दिख रहा है, तो हम सेकंड टाइम में क्या करेंगे, ऐसे भी कॉमन ले लेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने दोनों को एक साथ कॉमन ले लिया। अब जो अंदर बच रहा मैं उन्हें लिख दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ से बी माइनस ए कॉमन लिया तो बी बचा, यहाँ से बी माइनस सी और ए माइनस बी और सी माइनस ए, ये तो एज इट इज रहेंगे, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, ये तो एज इट इज रहेंगे, क्लियर। ये यहाँ से कॉमन लिया बी माइनस ए को, तो ए बचा, और ये क्या बचा, सी बचा। यहाँ क्या बचा, सी बचा, बी बचा, ए बचा। इस टाइप से ये बचे हमारे, ओके। इतना समझ में हमें आ चुका है, क्लियर है क्या, हाँ ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए है, तो इसे हम बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, तो भी ये प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे तब भी वही आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि इससे बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए है। तो मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हो, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखते हो तो भी गलत नहीं, तो भी सही है ना। जो लिखना है वो लिखो, ठीक है। बी ए सी, बी माइनस सी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस बी, सी माइनस ए, ओके। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सपोज करो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बी ए सी बच रहा है। ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। पहले तो इसे लिख देते हैं एक बार, है ना, बी माइनस सी ए माइनस बी, बी माइनस सी ए माइनस बी, सी माइनस ए, सी बी ए, इस टाइप से। अब हम इसे क्या लिख लेते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। किस कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 में। सर C2 में हमने चेंज किया, किस टाइप का चेंज किया कि C2 प्लस C3 कर दिया। C2 में चेंज किया, C2 प्लस C3 कर दिया। कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड के सारे एलिमेंट्स को कर दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया। यही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ऐड करो। पहले बी ए सी तो एज इट इज रहेगा, लिख दिया। इन दोनों को ऐड करा तो ये बी मिला, ये ए मिला और ये सी मिला। ये क्या हो गया, सी बी ए हो गया। अब एक और प्रॉपर्टीज बड़ी काम आती है डिटरमिनेंट्स के अंदर। प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्रेमर रूल अच्छे से समझ में आ गया, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मैनी सॉल्यूशन होगा, कब क्या होगा, ये सब समझ में आ गया, कब नो सॉल्यूशन होगा, राइट। तो इस टाइप से अगर ये सारी चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट आप आंसर ला सकते हो। यहाँ देखो दो कॉलम सेम हो रहे हैं, जब भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सिमिलर वैल्यूज मिलती हैं, तो क्या होता है, आंसर 0। खत्म हो गई बात। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर है और इंटू 0 है, तो फाइनली आंसर तो 0 ही आना ना। तो 0 क्या आ गया, आंसर आ गया। 0 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन विल बी द राइट, ओके।
सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ में? ओके, ये दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें? ए बी सी एल एम एन आर एल एम एन पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 दिया है। एक डिटर्मिनेंट दिया हमें ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको लिख के देखते हैं। ये तो 2 दिया है, ये ठीक है, इसको लिख के देखते हैं। 6a 3b 15c 12 m 5n 2p q 5r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। इसमें आपको एबीसी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एलएमएन दिख रहा है, पीक्यूआर दिख रहा है, सब बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है एज इट इज, राइट। प्रॉब्लम किसमें है? कोफिशिएंट आ रहे हैं आपके, क्या आ रहे हैं? कोफिशिएंट आ रहे हैं आपको। इन कोफिशिएंट का क्या करना है? इनको कॉमन लेना है। इनको क्या करना है? कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेंगे? देखिए, ये 2 2 2 हो गया, यहाँ पे 2 2 2 है, तीनों जगह 2 2 है ना, इसको 2 × 3 लिख सकता हूँ मैं, तो ही तो 6 होगा। तो 2 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, ले सकता हूँ ना, ले लिया। चलो 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा? 3a बचा, l बचा, p बचा, ओके, 3b बचा, और 2 से ठीक है, ये तो 15c बचा, ओके, m बचा, q बचा, 5n बचा, 5r बचा। इस टाइप से अपने 2 को क्या करा? कॉमन ले लिया, ऐसे बाहर निकाल लिया, तो आपका ये बचा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसको मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं सर आप 15 को। तो यहाँ से 3 3 3 तीनों में 3 3 दिख रहा है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको एक जैसे कांस्टेंट दिखेंगे तो आप क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे। तो क्या मैं यहाँ से 3 को बाहर ला सकता हूँ? ले आता हूँ। ये मैं 3 को बाहर ले आया, ठीक है। अब यहाँ 3 बचेगा क्या? नहीं, यहाँ 3 नहीं बचेगा, यहाँ 3 नहीं बचेगा, यहाँ 3 नहीं बचेगा। क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। ए बचेगा, बी बचेगा, 5c बचेगा, राइट। अब देखो इसको फिर गौर से देखो, इसमें क्या दिख रहा है? सर थर्ड वाले कॉलम में भी कांस्टेंट है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लो। क्या बचा? ABC, और ये क्या बचा? CNR। इसे गौर से देखो, अब क्या बचा? ये ABC LMN PQR, ये बचा। तो ये तो 2 है, इसको 2 पुट कर देते हैं। 2 × 3 × 5 × 2, 5 2 10, 3 30, 32 60। आंसर क्या हो जाएगा? 60। तो 60 हो जाएगा आपका आंसर। आपको समझ में आया? एक हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ था, हमें क्या करना था? इस टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने देखा कि ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं ABC LMNR PQR, और इनके साथ जो कांस्टेंट लिखे हैं वही समझ में नहीं आ रहा, बाकी ये सारी चीजें तो क्या है? इसके जैसे सिमिलर है, और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम कॉमन लेके इनको बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चेक करते हैं। फिर चेक किया हमने, तो हमें यहाँ से 2 2 2 मतलब प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया हमने, और फिर 2 कॉमन ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया। इस टाइप से हम सॉल्व करते गए, और फाइनली इसकी वैल्यू में 2 पता है, तो यहाँ से 2 × 3 × 5 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? कर लोगे इसको? 60, डी ऑप्शन करेक्ट। ये भी होगा क्लियर। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, n डज नॉट इक्वल टू 3 के। सबसे पहली चीज क्या दी है? n डज नॉट इक्वल टू 3 के, मतलब n 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इन चीजों को, इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। n डज नॉट इक्वल टू 3 के मतलब k यदि हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है, उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें 3 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, राइट। तो 3 के मल्टीपल्स हमें यदि मिलते जाएंगे तो हम उनका क्या करेंगे? सर उसका एक अलग केस होता है, अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। ये आप जानते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे हम बहुत ध्यान से। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है क्या? हाँ सर। चलो यहाँ पर रिक्वायरमेंट लगेगी तो लगाएंगे, अभी तो फिलहाल देखते हैं। आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके। 1 दिया, ओमेगा की पावर n दिया, ओमेगा की पावर 2 दिया है, ओमेगा की पावर 2n दिया, 1 दिया, ओमेगा की पावर n दिया है, ओमेगा की पावर n दिया, ओमेगा की पावर 2n दिया, और 1 दिया है। क्या है? जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है या अच्छे से समझ रखा है, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी 1 + ओमेगा n + ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। किस केस में? यदि n आपका 3 का मल्टीपल नहीं है तो। यदि 3 का मल्टीपल हुआ तो 0 नहीं आने वाला आंसर, यदि 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो पक्का 0 होने वाला आंसर। तो 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n विल बी 0। कब? जब n हमारा क्या नहीं है? 3 का मल्टीपल नहीं है, राइट। तो इस टाइप से 1 ओमेगा की पावर n, तो आप क्या करेंगे? इस डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इस फर्स्ट वाले कॉलम में आप क्या लगा देंगे? C1 = C1 + C2 + C3। ऐसा करने से क्या होगा? आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये आपको जो होता है 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n = 0, ये मिल जाएगा। ये देखो, ये दिखा आपको, ये दिखा, ये दिखा, ये तीनों सेम, इन तीनों को ऐड करो तो वो बन रहा है। ओके सर, हमने C1 में चेंज किया। किस टाइप का चेंज किया आपने? C1 + C2 + C3 लिख दो। 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n। ओके, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रखो।
ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 1। मैं पहले ही बोल रहा हूँ जो आपको दिए हो इजीली वो आपको पहले ही लिखना है। क्यों? सो दैट उन पे आपका ध्यान, मतलब आपको दिक्कत ना हो बाद में उसको कि मैंने सही लिखा गलत लिखा है। तो इसलिए आप इनको पहले लिख लीजिए, फिर क्या करिए इन सबको ऐड करिए, फटाफट लिख लीजिए। ओमेगा की पावर 2n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n प्लस 1। सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए लिखा एज इट इज यही है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। और एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। पहली बात तो ये तीनों क्या आ रहा है, सिमिलर है, सिमिलर आ रहा है, तो इनको कांस्टेंट लेके बाहर भी लिख सकते हो, 1 1 भी बचा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इसका जो वैल्यू होता है, यदि n डज नॉट इक्वल टू 3 के, मतलब यदि n हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर के उससे जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 1 n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0 होता है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब मैं ये बात आपको बताऊंगा, राइट। ये 0 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n और ये 1, ये हो गया। इस टाइप से आपका एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। सर 0 होगा आंसर, क्या होगा 0। ओके, 0 कहां दिख रहा है, ए ऑप्शन में, तो आपका 0 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आया समझ में आपको ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 4 0 0 5 16 0 0 1 प्लस p इज इक्वल टू 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमें सिर्फ p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 0 ऑटोमेटिक दिए, एक 0 और मिल जाए तो मजा आ जाता सर, है ना, इजीली हम सॉल्व कर लेते, बट ऐसा नहीं है। चलो अब बात करते हैं 2 4 0 0 5 16 0 0 1 प्लस p। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग या रो के अकॉर्डिंग, जहां नंबर ऑफ 0 ज्यादा होंगे उसी के अलोंग क्या कर देंगे, हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ 0 ज्यादा है, यहाँ भी नंबर ऑफ 0 0 ज्यादा है, तो यहीं से कर देते हैं। ये सेकंड जो हमारा फर्स्ट कॉलम दिया है, इसका सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट क्या है, 0 0 है, तो इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ किसको करते हैं, 2 को करते हैं, तो इज इक्वल टू 2 और क्या बचा, इसके रो कॉलम को छोड़ा, 5 16 0 1 प्लस p इज इक्वल टू 20 दिया। आप ये बात जानते हैं, लिखा है इज इक्वल टू 20, लिख दिया हमने। 2 टाइम्स ऑफ 5 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5p, माइनस का 0 कोई मतलब नहीं है, ये बचा 20। 10 प्लस 10p इज इक्वल टू 20, यहां से 10p इज इक्वल टू 20 माइनस 10 मतलब 10 हो गया, तो 10p इज इक्वल टू 10 मतलब p इज इक्वल टू 1 हो गया। p इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। p इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो p इज इक्वल टू 1 आया हमारा आंसर। क्या आया, 1 आया। एक बार फटाफट चेक करते हैं। 2 लिखा, 5 16 0 1 प्लस p इज इक्वल टू 20। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 5p आएगा। ओके, 0 कोई मतलब नहीं, इज इक्वल टू 20। 2 से ओपन किया, 2 5 जा 10 प्लस 2 5 जा 10, p इज इक्वल टू 20। 10 प्लस 10 p इज इक्वल टू 20 दिया है आपको। आप 10 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा प्लस का। 10p इज इक्वल टू 10 आया, मतलब p की वैल्यू 1 आई, तो करेक्ट आंसर 1 हो गया। हमने फटाफट चेक भी कर लिया, हम आगे बढ़ गए। अब हमें क्या वो हो गया, मतलब हमें पक्का हो गया कि भाई हमारा आंसर सही है। चलो देन नेक्स्ट बात करते हैं। ये 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया है इज इक्वल टू 0, उसमें क्या दिया आपको, 5 and 7 रूट्स दिए हैं ऑलरेडी। यदि आपकी इक्वेशंस बनती हैं तो उसके 2 रूट्स आपको दिए हैं, ठीक है। अब वो इक्वेशंस किस टाइप की बन रही है ये उस बात पर डिपेंड करेगा। इक्वेशंस आपकी क्वाड्रेटिक बन सकती है, मतलब जिसमें पावर 2 हो, है ना, क्यूबिक बन सकती है जिसमें पावर 3 हो। दोनों को सॉल्व करना हमें आता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या दिया हमें। x दिया सर, 4 दिया, 5 दिया। चलो इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं। x लिखा मैंने, x 8 7x माइनस का 4 लिखा, क्या हो जाएगा ये 7 7 5x प्लस का 5 हो गया 7x 5 8। ओके, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। ये हमने क्या कह रहा, एक्सपेंड कर दिया, इज इक्वल टू 0 दिया है। ओके, हम 0 का भी यूज करेंगे, पहले हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। x हो गया, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 56। ओके, माइनस का 4 7x माइनस का 35। ओके, प्लस का 5 8 7 जा 56 8 7 जा 56 माइनस का 5x। ओके, अब इसको एक्सपेंड करके इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ये तो हमें पता है 0 क्योंकि दिया हुआ है। चलो करते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 56x। ओके, माइनस का 28x प्लस का 35 इंटू 2 70 इंटू 2 140, तो 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। प्लस 56 इंटू 5 करना है, 5 6 30 0 3 5 5 और 2 8 मतलब 280 आ जाएगा। माइनस का 5x माइनस का 25x। ओके, इज इक्वल टू 0।
अब एडिशन की बात आती है, एडिशन देखते हैं। पहले तो एक्स क्यूब लिख देते हैं, माइनस का 56x दिया है और माइनस का 28 दिया है और माइनस का 25 दिया है, इन तीनों को ऐड करते हैं, क्या आएगा 6 8 14 14 और 5 19, ओके 19 को लिख दिया, क्या आया 1 आया कैरी, 1 5 6 6 और 2 8 8 और 2 10 109, राइट। माइनस या प्लस, माइनस का एक्स क्यूब माइनस 109x और प्लस का क्या बच जाएगा, और 280 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा क्या, हाँ 420 हो जाएगा, ओके 420 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिली, एक्स क्यूब माइनस 109x प्लस 420 इज इक्वल टू 0। अब उसने टू फैक्टर्स तो आपको दे रखे हैं, टू रूट्स तो दे रखे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग x माइनस 5 और x माइनस 7 तो लिख ही सकते हैं। अब एक चीज और लिखना है हमें, इज इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, है ना, जो भी है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा आपका x प्लस 12। क्यूबिक इक्वेशन में कैसे आपको थर्ड फैक्टर निकालना आपको आता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ते हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से आता है। तो आप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ x प्लस 12 हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। x माइनस 5 x माइनस 7 और x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी आप इसके फैक्टर करेंगे इसके 3 फैक्टर निकल के बाहर आएंगे, है ना, ये 3 फैक्टर क्या है, x माइनस 5 x माइनस 7 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 5 आया वैल्यू, x इज इक्वल टू 7 आया और x इज इक्वल टू माइनस का 12 आया क्या, ठीक है सर। 5 और 7 तो दिए हुए रूट्स, कौन सा रूट्स पता नहीं है, थर्ड रूट पता नहीं है, पूछा क्या है व्हाट इज द थर्ड रूट, थर्ड रूट ही पूछा है, थर्ड रूट ही पता नहीं है, तो थर्ड रूट हमारा निकल के बाहर आ गया, कितना हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद आगे बात करते हैं, आया समझ में ये, ओके 8 के बाद 9 क्वेश्चन, ओके a इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट दिया है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ये दिया है, ओके a r x b s y c t z, और ये भी कुछ ऐसे लिखा है सर, ये भी कुछ वैसे लिखा है, मतलब इसमें से सर कॉमन ले लीजिए सो दैट हमें उसके जैसा दिखे तो हम लैम्डा को कंपेयर कर लेंगे। आ रहा क्वेश्चन समझ में, देखते ही क्वेश्चन हमसे बन रहा है, हमने क्या करा, इसको देखा और इसको देखा, ये सिमिलर वैल्यूज दिखी हमें, ठीक है, a r x b s y c t z वो भी वही लिखा हुआ है, राइट। सिर्फ क्या है, कोफिशिएंट का डिफरेंस है, तो कोफिशिएंट को तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना, कांस्टेंट नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट के, तो हम क्यों ना निकाले, पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, यही हमारा मेन चीज है, इसको यदि हमने चेक कर लिया तो हमें समझ में आ जाएगा 4b 6s 2y, ओके माइनस का 2c माइनस का 3t माइनस का z, ओके इतना आ गया, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ समथिंग दिया हुआ है, वो है a r x b s y c t z, राइट, इस टाइप से दिया है। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को जैसे ही कॉमन लेता हूँ यहाँ a बचेगा, यहाँ 2b बचेगा और यहाँ माइनस का 2c बचेगा, नो यहाँ माइनस का c बचेगा, यहाँ 3r बचेगा, यहाँ 6s बचेगा, माइनस का 3t बचेगा, 3r 6s माइनस का 3t, ओके x माइनस का 2y माइनस का z। सर एक चीज और दिख रही है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल दिख रहा है, 3 को कॉमन लेना है, बिल्कुल ले लो, किसने रोका है, 2 इंटू 3 ले लिया, आप 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 6 और माइनस 3 है तो 1 माइनस 1 और 2, ओके एज इट इज यहाँ पे कट करके ये कितना आएगा माइनस का t, ये कितना आएगा 2s और ये कितना आएगा r ही आएगा, 3 कॉमन ले लिया, इतना क्लियर है। अब यहाँ से आपको इस रो में क्या 2 दिख रहा है, हाँ सर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को भी कॉमन लेना, ओके लो, पहले 2 कॉमन लिया, ठीक है, फिर क्या कॉमन लिया 3 कॉमन लिया, वो भी ठीक है, फिर एक बार 2 और कॉमन लिया, अच्छी बात है, अब ये भी कॉमन आ गया तो 2 2 2 ये भी बाहर हो गए, तो ये बचा क्या, फिर बी एस माइनस का y बचेगा, तो यहाँ से माइनस y लिख दो, उसको माइनस y क्यों बचेगा, प्लस का y है ना, y बचेगा ओनली, ओके और ये 2 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सीधा लिखो क्या बी एस वाई और इसको लिखो माइनस का c। सर ये आ गया हमारा, हमने 3 जो कांस्टेंट थे, जो कोफिशिएंट थे, हमने 3 इसके बाहर ले लिए, क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 टू 6 2 12 आ गया सर, ओके अच्छी बात है। यहाँ से मैंने कहा ये माइनस टी है, माइनस सी है और ये माइनस टी है, ये माइनस सी है, ये माइनस टी है और ये माइनस का जेड है, क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप माइनस को भी कॉमन ले लो, तो सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए पॉजिटिव, ए आर एक्स बी एस वाई सी टी जेड इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए आर एक्स बी एस वाई सी टी जेड। क्लियर है, ये आपका इक्वल आ गया। इस दोनों को देखकर हमें क्या लग रहा है, ये इक्वल का साइन दिया है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये इक्वल है, तो ये लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। हम
कंपेयर कर लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू -12 निकल के बाहर आ जाएगा। यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें एग्जैक्टली निकालना था। तो लेमडा इज इक्वल टू -12 आया, तो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप फटाफट इसको एक बार रीचेक करके और फौरन आंसर लगा दें और आगे बढ़ जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री sin 80 डिग्री cos 80 डिग्री, राइट। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्ट, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा, sin 10 cos 80 और माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया है, एक माइनस आता भी तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin 80 cos 10। हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, राइट। sin a cos b प्लस cos a sin b, हमें सारे फॉर्मूले ऐसे टिप पे याद है। तो sin a cos b दिख रहा है, प्लस cos a sin b, सर इसको आगे पीछे कर देते हैं, sin a cos b प्लस का cos a sin b, क्या फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, आया समझ में, sin a प्लस b का बन रहा है, sin a प्लस b का बन रहा है, तो हम लिख देंगे sin a प्लस b, a कौन है 10 डिग्री, b कौन है 80 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, कितना निकल के बाहर आया sin 90 क्या होता है 1। आंसर आ गया क्या, हाँ सर आंसर आ गया, तो 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। 1 ही क्या है, करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपने डिटरमिनेंट्स के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। कब आपको कांस्टेंट बाहर निकालना है, कब आपको रो ऑपरेशन लगाना है, कब आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है, कब आपको इक्वेशंस को समझना है, ये सारी चीजें आपका इनको ध्यान रखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चंस में आप अप्लाई करके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप जरूरत है सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने की। अब आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। यदि कोई आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने आज डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिया, हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, राइट। हम फटाफट कंसेप्ट को समझते जा रहे हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं सो दैट आप कंसेप्ट समझ के क्वेश्चंस को कर पाएं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, है ना। और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सिंपल है ना। जय हिंद।